जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और आज के हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन दावेदार, चुनिंदा, महत्वपूर्ण और सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होने वाली है और यहाँ से जो है आपको आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी माध्यम से भी आपके होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, चिंकारा किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, चिंकारा आपका किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? तो बात करें चिंकारा की, तो चिंकारा जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका राजस्थान का, कहाँ का? राजस्थान राज्य का आपका राजकीय पशु हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं राजस्थान राज्य से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे बात करते हैं राजस्थान राज्य का आपका जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान राज्य का घनत्व हो जाता है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के लिंगानुपात को लेकर, तो राजस्थान राज्य का जो लिंगानुपात है आपका 928 महिला प्रति 1000 पुरुष पर आपका जो है लिंगानुपात रहा है। बात करते हैं इसकी स्थापना, यानी राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो दिवस बनाया जाता है आपका 30 मार्च को बनाया जाता है। बात करते हैं राजस्थान की राजभाषा क्या है? तो आपकी हिंदी राजस्थान की राजभाषा हो जाती है। राजकीय पक्षी की बात करें तो आपका गोंडाबाण आपका राजकीय पक्षी हो जाएगा और राजकीय फूल आपका रोहिड़ा आपका राजकीय फूल हो जाता है। विधानसभा की बात करें तो आपकी 200 सीटें हैं और लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के आपके 25 सदस्य हैं। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं राज्य में आपके सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या आपकी 10 होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन बचा है आपका। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य की आपकी राजधानी क्या है? तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो आपके गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ होने वाली है। तो अगर आप भी इससे पहले आपने हमारी वीडियो पर सबसे पहले विजिट किया है तो एक बार मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस काम को करने में कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है, बिरला औद्योगिक और आपकी तकनीकी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिरला औद्योगिक और आपका तकनीकी संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो बात करें कहाँ पर स्थित है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालयों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हो जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है, मोस्ट आपके लिए हो जाता है। अगला है आपका केलिको आपका कपड़ा संग्रहालय। तो केलिको कपड़ा संग्रहालय की बात करें तो अहमदाबाद गुजरात में आपका केलिको कपड़ा संग्रहालय है, आपको पता होना चाहिए, ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो जाता है। बात करते हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली हो जाएगा। वायुसेना संग्रहालय आपका नई दिल्ली हो जाता है। दोनों ही आपसे जो है आरपीएफ आपके जो है 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। बात करते हैं दांडी कुटीर संग्रहालय। तो दांडी कुटीर संग्रहालय जो है वह आपका गांधीनगर गुजरात में आपका आपका क्या हो जाएगा? गांधीनगर में हो जाता है। नेपियर आपका संग्रहालय की बात करें तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाता है। आपका नेवल एविएशन संग्रहालय की बात करें वास्को डी गामा आपका गोवा में हो जाएगा। पार्टीशन बात करें तो इसकी अमृतसर आपका पंजाब में हो जाता है। डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय स्मारक या संग्रहालय आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण संग्रहालय थे जहाँ से क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि हम उस पर आपके जो है इंपॉर्टेंट जीके जीएस से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका पायरोलुसाइड
पायरोलुसाइट किस धातु का रासायनिक नाम होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पायरोलुसाइट आपका किस आपका धातु का रासायनिक नाम होता है। तो ये पायरोलुसाइट जो था धातु का रासायनिक नाम नहीं होगा, यहाँ पर होगा किस धातु का अयस्क होता है। तो यहाँ पर आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अयस्क क्या होता है, अयस्क आपका अयस्क होगा यहाँ पर, हाँ अयस्क के आपका पायरोलुसाइट आपका किस धातु का अयस्क होता है। तो ये जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका मरकरी यानी Hg का आपका अयस्क होता है, आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातु और उनसे संबंधित अयस्कों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आयरन यानी लोहा, जिसे हम Fe से प्रदर्शित करते हैं, इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं। तो एक तो आपका हेमाटाइट होता है, एक आपका सीडेराइट होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आयरन पायराइट होता है और आपका कॉपर पायराइट भी आपका आयरन का ही अयस्क होता है, आपको ध्यान रखना है। मरकरी की बात करें तो Hg इसका प्रतीक होता है और पायरोलुसाइट यानी NO3 NO आपका MnO3 जो होता है आपका मरकरी के आपका ऑक्साइड का सूत्र होता है। यूरेनियम के ऑक्साइड की बात करें तो यूरेनियम का जो मेरे प्यारे साथियों आपका अयस्क होता है आपका कार्बोनेटाइट आपका कार्बेटाइट जो होता है आपका किसका, यूरेनियम का अयस्क होता है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर बात करें गोल्ड यानी सोना की, जिसे AU द्वारा प्रदर्शित किया जाता है आपका केल्वेराइट जो होता है आपका किसका, आपको पता होना चाहिए, सोने का आपका अयस्क होता है। थोरियम की बात करें तो थोरियम का अयस्क जो होता है आपका मेनाजाइड होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको NTPC 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था, RPF SI 2019 में क्वेश्चन में देखने को मिला था और यही क्वेश्चन आपका 2022 ग्रुप डी में आपको देखने को मिले था। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोरियम का अयस्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिल्वर की बात करें यानी Ag आपका मिलेराइट इसका अयस्क होता है। टीन आपका केसेराइट आपका हो जाएगा। मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नेसाइट हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी आपके लिए दावेदार हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला है आपका मेगास्थनीज किसके राज्यकाल के दौरान भारत में आया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज आपका किसके राज्यकाल के दौरान में जो है भारत में आया था। तो ये जो आया था मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेगास्थनीज जो है किसके आपके राज्यकाल के दौरान में भारत आया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में भारत में आया था, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपके लिए करेक्ट जवाब होगा और ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं मेगास्थनीज जो था मेरे प्यारे साथियों आपका कब आया था, 304 से आपका 299 ईसा पूर्व तक आपका भारत में रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में आया था। एक जो आए थे डेक सौन्ने, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डेन आपके सौन्ने, तो ये आपके 630 से 645 ईस्वी तक आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में के दौरान आए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाहियान, तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आए थे। तो फाहियान जो आपके एक यात्री थे, ये जो आए थे आपके मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आपके फाहियान आए थे। इबन बतूता की बात करूं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका 1333 ईस्वी में से आपके 1347 ईस्वी तक रहे थे और ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक किसके शासनकाल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, अगला है आपका मार्को पोलो, तो मार्को पोलो जो आए थे आपके, ये आपका पांड्यन के साम्राज्य में आए थे। पीटर मुंडरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीटर मुंडरी ये आपके जो आए थे शाहजहां के शासनकाल में आए थे। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीटर आपका मुंडरी किसके शासनकाल में आए थे, तो पीटर मुंडरी आपके शाहजहां के शासनकाल में आए थे, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए दावेदार हो जाता है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है आपका 1024 गीगाबाइट में बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 124 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो 124 जो गीगाबाइट होता है वह आपका 1 टेराबाइट के कितने के बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। यानी इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर में आपका एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। जैसे बात करें 1024 बाइट, तो 1024 बाइट जो होते हैं 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर, 1 KB बराबर जो होते हैं आपके कितने होते हैं,
1024 बाइट होते हैं। बात कर लेते हैं 1024 किलोबाइट यानी 1024 किलो आपका केबी बराबर कितने होते हैं, तो 1 MB यानी 1 मेगाबाइट होते हैं। और 1000 आपके MB बराबर कितना होता है, तो 1 गीगाबाइट यानी 1 GB होता है। और 1000 GB में कितने होता है, तो एक आपका क्या होता है, आपका 1 TB होता है। और एक आपका 1024 TB में आपका 1 PB होता है। और 1000 PB में आपका 1 EB होता है। 1024 में आपका EB में एक ZB होता है। 1024 ZB में आपका एक YB होता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1024 आपका किलोबाइट में कितने होते हैं, तो 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है। एक पेंटाबाइट में आपका 1 हेक्सा यानी EB बाइट होता है। एक एक्साबाइट में आपका TB बाइट हो जाता है। और आपका जीटाबाइट में आपका 1 योटाबाइट होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार आपसे यहाँ से देखने को मिल जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट दावेदार क्वेश्चन भी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है विधानसभा का उपाध्यक्ष, तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित करता है। आपको पता होना चाहिए अपना, ये भी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके पद और किसको आपके त्यागपत्र देते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र आपका उपराष्ट्रपति को देता है। आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश आपके किसे त्यागपत्र देते हैं, आपके राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो ये भी आपका राष्ट्रपति को राज्यपाल अपने त्यागपत्र संबोधित करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आपके त्यागपत्र संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष आपका लोकसभा के अध्यक्ष को आपका त्यागपत्र देता है। आप बात करें राज्यसभा के उपसभापति आपका सभापति को त्यागपत्र देता है। और संसद के सदस्य आपका राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं या त्यागपत्र संबोधित करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी टॉपिक आपके लिए गोल्डन था, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खट्टे फलों में, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो टाइट्रिक आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरके में कौन सा आपका एसिड पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है सिरके में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिरके में आपको ध्यान रखना है सिरके में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। बात करें सेब में, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में आपका मौलिक अम्ल या मौलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। अंगूर की बात करें तो अंगूर में आपका टार्ट्रिक पाया जाता है और इमली में भी आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों की बात करें तो खट्टे फलों में आपका कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक। खट्टे फलों में आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अगला है आपका दूध। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में आपका लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं या लैक्टिक अम्ल बोल सकते हैं, दूध में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 एग्जाम में पूछा गया था, दूध में कौन सा आपका लैक्टिक आपका अम्ल पाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में, क्वेश्चन पूछा गया था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला है आपका दही की बात करें तो दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। घास की बात करें तो घास में घास हो गई आपके पालक हो गया, तो कौन सा आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, कौन सा। अगर आपसे घास हो जाए आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, पालक हो जाए तो उसमें भी आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है।
सोडा वाटर की बात करें तो सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी कुछ आपके एसिड हैं, इनसे यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको परीक्षा में मिलता है। जैसे सिरका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना है। सेब में आपका मौलिक पाया जाता है, इमली भी आपके टार्ट्रिक हो जाएगा, अंगूर में आपका टार्ट्रिक हो जाता है, खट्टो आपका फलों में साइट्रिक हो जाएगा, दूध में आपका लैट्रिक हो जाता है, दही में आपका लैट्रिक अम्ल हो जाता है, घास में आपका बेंजोइक अम्ल हो जाता है, सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल हो जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत में लॉर्ड मेयो के आपके कार्यकाल में हुई, यानी भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत, तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है भारत में जनगणना की शुरुआत। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि भारत में आपकी जनगणना की शुरुआत। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वह आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो बात करें नियमित रूप से जनगणना, तो नियमित रूप से जो जनगणना चालू की गई थी आपकी 1881 में, 1881 में आपकी नियमित रूप से जनगणना चालू की गई थी। बात करें विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है, तो स्वीडन को जाता है। 1749 में आपकी विश्व में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी आपकी स्वीडन में की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्ट में पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन है आपकी विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय, तो विश्व में सर्वप्रथम आपकी जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है मेरे प्यारे साथियों, स्वीडन को आपका जाता है। स्वतंत्रता के बाद यह आपकी 7वीं जनगणना थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2011 की जो जनगणना भारत में हुई थी स्वतंत्रता के बाद, कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आपकी 7वें नंबर की जनगणना थी, आपको पता होना चाहिए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या आपकी 1,21 करोड़ लगभग है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। तो इम्पोर्टेंट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो 17.5% आपकी है। बात करें सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश आपका हो जाता है। अगला है आपका 2011 की आपकी AST की जनगणना आपकी कितनी थी, तो 10,000 करोड़ थी, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा AST वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त में बनाया तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू की गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन आपका 1948 में किया गया था। 1948 आपका ए विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग आपका 1948 में बनाया गया तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी आपकी लागू की गई। तो बात करते हैं भारत के कुछ आपके परमाणु केंद्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन जो है रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे में एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। जैसे वर्तमान में आपके संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं, जैसे नरोरा, तो नरोरा कहाँ पर है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश का है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ का है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है। रावत भाटा की बात करें, रावत भाटा कहाँ पर है, तो रावत भाटा आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका राजस्थान में है। यहीं पर तारापुर की बात करें तो तारापुर कहाँ पर है, तारापुर जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका महाराष्ट्र में है। कलपक्कम की बात करें, कलपक्कम आपका कहाँ पर है, तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाता है। कलपक्कम कहाँ पर है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में हो जाता है। आपका कुंडलकुलम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपका तमिलनाडु में है। कारापारा कहाँ पर है, कारापारा आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, कारापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में हो जाता है। केगा की बात करें तो केगा आपका कर्नाटक में है। तो ये सभी जो हैं आपके जो होने वाले हैं रेलवे एग्जाम के साथ साथ आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना आप PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कायदे आजम। तो कायदे आजम की जो उपाधि दी गई थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाधियों को प्राप्त करता और दाताओं के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे बात करें, उपाधि का नाम है आपका नेताजी। तो नेताजी की उपाधि जो दी गई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी और किसने दी थी? तो आपका एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की आपकी उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी महात्मा। तो महात्मा की जो उपाधि दी गई है मेरे प्यारे साथियों, आपका महात्मा गांधी को। महात्मा की उपाधि किसे दी गई है? महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला है आपका पिता। तो राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता की उपाधि आपकी महात्मा गांधी को दी गई है। और किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। अगर आप बात करें, अगली उपाधि है आपकी सरदार। सरदार की बात करें तो सरदार जो उपाधि दी गई है आपकी वल्लभ भाई पटेल को आपकी सरदार की उपाधि दी गई है। और बारदोली महिलाओं को, यानी किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने आपकी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि है आपकी गुरुदेव। बात करें गुरुदेव, तो गुरुदेव की जो उपाधि दी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर को आपकी गुरुदेव की उपाधि दी गई है। और किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने गुरुदेव को रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि दी थी। देसानायक की बात करें तो देसानायक की जो उपाधि दी गई है आपकी सुभाष चंद्र बोस को देसानायक की उपाधि दी गई है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपकी दी थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका विवेकानंद। तो विवेकानंद की जो उपाधि दी गई है स्वामी विवेकानंद को दी गई है। और महारानी आपकी महाराजा खेतड़ी द्वारा आपकी दी गई थी। राजा की उपाधि आपके राजा राम मोहन राय को दी गई है। और अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को आपकी जो दी गई थी राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला था। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपके लिए दावेदार और सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।